हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लेखपाल, मंडी परिषद, राजस्व निरीक्षक परीक्षा इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी एक बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने पेपर लिया है वो लिया है जीव विज्ञान का। इससे पहले मैंने आपको रसायन विज्ञान का जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं उन सबको करा दिया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है जीव विज्ञान का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 45%, 25%, 12% या 30%? तो ये चकवंदी लेखपाल में पूछा गया था, कब? 2015 में। तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है? ये होता है 12%। कितना होता है? 12% होता है। अच्छा, प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, जो भी ये दालें हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके अलावा सोयाबीन, राजमा, गेहूं, मक्का और मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। तो इसमें जो आंसर सही हो गया वह कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी, 12%। इसमें गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का, प्रोटीन का या विटामिन का? तो जो दालें होती हैं तो वो किसका स्रोत होती हैं? तो वह होती हैं प्रोटीन्स का। किसका होती है? प्रोटीन्स का। दालें मुख्य रूप से प्रोटीनों का अच्छा स्रोत माना जाता है। सबसे सुपाच्य यानी जो आसानी से पचने वाली जो दाल होती है वह कौन सी होती है? मूंग की दाल होती है। और इसका उपयोग रोगियों को भोजन के रूप में देने हेतु किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से पच जाती है। तो इसमें जो सही आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन सी, प्रोटीन का, ठीक, प्रोटीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति को प्री डायबिटीज़ माना जाता है। 75 से 100, 50 से 75, 100 से 125 या 25 से 50? तो ये माना जाता है कितना? 100 से 125, 100 से 125। तो इसमें दिया है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या होता है कि यदि रक्त में यानी ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो लेकिन जो डायबिटीज़ की सीमा तक नहीं पहुंचा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। यानी डायबिटीज़ से पहले की जो पोजीशन होती है वह प्री डायबिटीज़ कहलाती है, ठीक है। तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 होने की स्थिति को क्या बोला जाता है? प्री डायबिटीज़ माना जाता है। जबकि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर अगर 140 से 199 है, 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक होने पर व्यक्ति डायबिटीज़ का रोगी माना जाता है, यानी मधुमेह का रोगी माना जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 100 से 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को कहा जाता है रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, ल्यूकीमिया या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त कैंसर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि रक्त और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जहाँ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उन्हें प्रभावित करता है, ठीक है, और इसे रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया। अगला प्रश्न है, डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है।
ऑप्शन है हरे पत्तीदार सब्जियां, बेरी, कंद या फलियां। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, फलियां, यानी बीन्स। क्या है? बीन्स, फलियां। तो फलियां फवेसी या लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत शामिल द्विबीजीय पत्री आवर्त बीजी पौधों से संबंधित होती हैं। फलियां जैसे इसमें क्या क्या हो गया, जैसे सेम की फली हो गई, रमास की फली हो गई, ये सब क्या है? ये प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता और अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, फलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। क्या है? ऑप्शन डी, प्रोटीन। यकृत यानी कि लिवर, ठीक है, और विषहरण यानी ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन। विषहरण क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो लिवर है, यकृत है, उसका कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य क्या होता है कि ग्लूकोज से बनने वाले जो ग्लाइकोजन होते हैं उनको संग्रहित करना और आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त धारा में प्रभावित हो जाता है। और कार्य क्या होते हैं? जैसे पचे हुए भोजन से वसा और प्रोटीन को संसाधित करने में मदद करना, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना, विषहरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। और इसके अलावा और कौन कौन से कार्य होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। ये सब कार्य किसके हैं? ये सब लिवर के कार्य हैं, यानी यकृत के कार्य हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्रोटीन। ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रतिऑक्सीकारक और एंटीफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। खनिज, अमीनो एसिड, वसा या फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। कौन से होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ये एक ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट वेस्ट फूड्स में पाए जाते हैं। प्लांट वेस्ट फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सब्जी, फल, होल ग्रेन्स, दाल। ये प्लांट कंपाउंड वाले जो प्लांट कंपाउंड बाकी के जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसमें आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? पालक, फूल गोभी, लौकी या चुकंदर। तो ये संबंधित है किससे? फूल गोभी से। किससे संबंधित है? फूल गोभी से। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी परिवार के पौधे आवर्त बीजी या द्विबीजी पत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सरसों, ब्रोकली, फूल गोभी हो गई, शलजम हो गई, ये सब इस परिवार की प्रमुख फसल है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, फूल गोभी। अगला प्रश्न है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है। ओमेगा 3 वसी अम्ल, ट्रांस वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा या ट्राइग्लिसराइड। तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज या पोटेशियम। तो
तो ये है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज हैं सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का प्रमुख स्रोत जैसे खाने वाला नमक, जबकि पोटेशियम का प्रमुख स्रोत मांस, दूध, साबुत अनाज, ताजे फल व सब्जियां हैं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन डी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज। तो शहद का प्रमुख घटक है वह है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज नामक शर्करा है। शहद में इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 39.2% होती है। 39.2% होती है। इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बाह्यदल, वर्तिकाग्र, पत्ती या पंखुड़ी। तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र। क्या लाया जाता है? वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। तो केसर एक मसाला है जिसे क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर को कुमकुम, जाफरन या सेफ्रॉन भी कहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगें, एक्सरे, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो सीटी स्कैन में उपयोग होता है वह होता है एक्सरे। क्या होता है? एक्सरे। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा जो शरीर के जो आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है और रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस, विषाणु के, लाइकेन, शैक के, फंजाई, कवक के या बैक्टीरिया यानी जीवाणु के। तो मशरूम किसका उदाहरण है? ये है फंजाई या कवक का। फंजाई का उदाहरण है क्या है? मशरूम। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। यह एक मृतोपजीवी जीव है। मृतोपजीवी जीव है, यानी सेप्रोफाइटिक। क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी जीव है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? दाहिना निलय, बायां निलय, बायां आलिंद या दाहिना आलिंद। तो ये होता है बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय। ठीक, बायां निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को क्या बोलते हैं? दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं। जो ऊपर की 2 कक्ष हैं उनको क्या बोलते हैं? दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचली कक्षों को दायां तथा बायां निलय कहते हैं। इसको बोलते हैं निलय और ऊपर वाली को बोलते हैं आलिंद। ठीक, आलिंद कहते हैं। इन चारों कक्षों में बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी, बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी जैसे कैनबरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन, मैग्नीज, आयोडीन या कैल्शियम। तो ये पाया जाता है मैग्नीज। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीज। बेरी जैसे कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा या रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी हो जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नेम ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यह पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील होता है और यह विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है। घाव या चोट कहीं लग जाए तो उनको भरने में ये सहायता करता है और यह बहुत ही प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है। प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है और कैल्शियम के अवशोषणों में सहायता करता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के स्रोत क्या हैं? विटामिन सी हमें कैसे मिलता है? इसके स्रोत क्या हैं? तो खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या है? ये विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो ये होते हैं विटामिन ई। ठीक, बादाम विटामिन ई में समृद्ध होते हैं। बादाम यानी आमंड विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है। इसमें विटामिन ई की मात्रा लगभग 37% होती है। इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे, आँख, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो अल्जाइमर रोग ये संबंधित है किससे? मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। तो अल्जाइमर रोग या मनोभ्रंश रोग का एक विशेष प्रकार है। ठीक, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण जो मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कि जो दिमाग की जो कोशिकाएं का एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, उन कोशिकाओं के कमज़ोर और ख़त्म होने की वजह से मनुष्य की जो याददाश्त होती है, उसकी सोचने की जो शक्ति होती है, अन्य दिमाग की जो कार्य होते हैं, उसकी क्षमता वह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और सही प्रबंधन से अस्थायी रूप से लक्षणों में सुधार हो सकता है। यानी ये स्थायी रूप से सही नहीं हो सकते। तो यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो अल्जाइमर रोग है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है? अंधापन, वर्णांधता, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहा जाता है वर्णांधता। क्या कहा जाता है? वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ठीक, यह आँखों का एक रोग होता है। यह आँखों का एक रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या एक से अधिक रंगों का बोध यानी उसको ज्ञात नहीं हो पाता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्ति के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से अर्थात आनुवांशिक रोग हो सकता है। वर्णांधता का कोई उपचार नहीं है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में कोई अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, लाल और हरे रंग में कोई अंतर नहीं कर पाता। रोग को क्या कहते हैं? वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अग्र चवड़क दांतों का चवड़क दांतों के साथ अनुपात डैश कितना होता है? 2:3, 1:2, 2:1 या 3:2। तो ये होता है 2:3। कितना होता है? 2:3। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं।
32 दांत होते हैं, जिसमें 8 कृतंक होते हैं। 8 कृतंक यानी इंसीजर यानी काटने के दांत होते हैं। 4 रदनक या भेदक दांत होते हैं, उसे बोलते हैं कैनाइन, ठीक है, ये फाड़ने के दांत होते हैं। और 8 अग्र चवड़क यानी कि प्रीमोलर, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 12 होते हैं चवड़क यानी कि मोलर, ठीक है। तो हमसे पूछा है प्रीमोलर और मोलर का अनुपात कितना है, तो 8 और 12, तो ये हो गया कितना? 2 और 3 का अनुपात। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस। तो ये होती है अवटु ग्रंथि। कौन सी होती है? अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इससे हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है और हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होता। तो विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, फोलेट या विटामिन B12। तो इसमें क्या नहीं होता? इसमें विटामिन B12 नहीं होता। विटामिन B12 नहीं होता। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक। इसकी कमी से शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, यानी कि RBC का निर्माण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति को घातक रक्ताल्पता यानी कि पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। यह विटामिन कोबाल्ट तत्व युक्त होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, विटामिन B12। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्टलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B12। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन किसमें? वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। और इसका स्रोत है क्या है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो वसा में घुलनशील नहीं है, वह कौन सा विटामिन है? तो वह है विटामिन ई। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, कौन सा है? विटामिन ई, ठीक है। और विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। कब? 1912 में। 1912 में फंक महोदय द्वारा विटामिन की खोज की गई। और विटामिन ई ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक।
तो जो विटामिन है वह जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग हो जाते हैं। ठीक है, इनको 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील वाले विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील वाले विटामिन है वह है ए, डी, ई और के। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है? गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्यतः रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट या आमाशय स्टमक से स्रावित प्रमुख पाचक रस को जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस की उच्च अम्लता इसमें उपस्थित HCl के कारण ही होती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए डैश आवश्यक है? फॉलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के या आयरन। तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है वह है विटामिन के। क्या आवश्यक है? विटामिन के। तो विटामिन के में क्या है? इसमें रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव या रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर यानी अधिक खून बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे कि रुधिर बहता रहता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन या पौधों में बाष्पोत्सर्जन। तो ये है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधीय प्रतिरोध या इनमें से सभी। तो रक्तचाप आमतौर पर सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधीय प्रतिरोध इन सभी पर निर्भर करता है। तो इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या डैश हजार मिलीमीटर क्यूब है? 0.5 से 5, 4.5 से 10 या 10 से 14.5 या 15 से 19.5। तो ये होती है, कितनी होती है? ये होती है 4.5 से 10। 4.5 से 10। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की यानी कि RBC की सामान्य संख्या होती है 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करती है। तो इसमें आंसर क्या सही हो गया? ऑप्शन बी आंसर इसमें सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या डैश मिलियन मिलीमीटर क्यूब होती है? 2.5, 4.5, 6.5 से 9.5, 4.6 से 6.2 या 9.6 से 12.2। तो ये होती है 4.6 से 6.2। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.6 से 6.1 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, जबकि
श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी थी? वह थी 4.5 हजार से कितनी 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान? तो ये कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन आंतरिक आकृति विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन? तो ये है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य किसका होता है? होता है मेरु रज्जु का क्या कार्य होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। तो जीव विज्ञान पर पूछे गए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन थे वे आज सभी कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।